Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to another lecture of this series. मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सिलवतुल्ला और आज हम जो है लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कोलिजन एंड इट्स टाइप्स के बारे में, और उसके बाद हम मोशन इन वन डायमेंशन का आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे, मोमेंटम और एनर्जी को रिलेट करके। ठीक है, तो इसी के साथ ही फिर जो है हमारा ये लेक्चर कंप्लीट, ये वन डायमेंशन का कंप्लीट हो जाएगा, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ जाएंगे। और वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल ही जो है ना वो प्रोजेक्टाइल मोशन पर कंटिन्यू करूं। ठीक है, क्योंकि इतना गिवन टाइम नहीं हमारे पास। चलें, मजीद टाइम को जो है वो ज़ाया नहीं करते, अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। डियर व्यूअर, सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिफाइन कर लूं कि हमारे पास कोलिजन टकराना क्या होता है। ठीक है, टकराने का मतलब क्या है, टकराने की फॉर्मेशन क्या हमारे पास बन सकती है। हम टकराने कहेंगे कि भाई जब दो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा हमारे पास कोई भी एक और ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और ये दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, पार्टिकल भी कह सकते हैं, आप जो भी कहें। ठीक है, और जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे फिजिकली इंटरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको इरेज करके, बल्कि हम यहीं पर ही एक ड्रॉ कर लेते हैं। जो ये क्या आएगा, इसके करीब आके इसके साथ क्या करेगा, फिजिकली इंटरेक्ट करेगा। तो ये करीब आके यहाँ से इसको फिजिकली इंटरेक्ट करेगा ऐसे। ठीक है, तो जब ये दो बॉडीज, दो पार्टिकल्स फिजिकली एक दूसरे के साथ क्या करें, इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो बॉडी ए है, ठीक है, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको हम बी नाम दे देते हैं। तो बदले में ये जो बॉडी ए है ये बी पर एक फोर्स अप्लाई करती है, तो बी ए पर भी एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोलिजन, टकराना किसी भी दो बॉडीज का। ठीक है, अब ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम इन चीजों में आके डिस्कस करेंगे इन केसेस के अंदर। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है कि भाई ये जो फोर्सेस एक दूसरे पर लगाएंगे उसको हम एक्सटर्नल फोर्स जो मौजूद है उनके दरमियान में उनसे ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कोलिजन हमारे पास ये चीज बनती है। अब कोलिजन का मतलब जो है ना वो फिजिकल समटाइम्स इंटरेक्शन भी नहीं होता कि भाई दो बॉडीज फिजिकल इंटरेक्ट करें तो कोलिजन है, अगर फिजिकल इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो कोलिजन नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोटॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में, जैसे हमारे पास कोई भी एक हैवी न्यूक्लियस और हीलियम न्यूक्लियाई कहते हैं आप। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर एक प्रोटॉन ड्रॉ कर लेता हूँ, हमारे पास ये एक प्रोटॉन है और बदले में हमारे पास ये क्या है, एक हीलियम का न्यूक्लियस है, 2He4। ये हमारे पास क्या है, एक हीलियम का न्यूक्लियस है। अब क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन की बाहर वाली फील्ड है और न्यूक्लियस की बाहर वाली फील्ड है, ये आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं। ये मिलते नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि कोलिजन का मतलब ये नहीं होता कि फिजिकल इंटरेक्शन, वो नॉन फिजिकली भी हो सकता है। तो वो किसी किस्म का भी इंटरेक्शन बन सकता है हमारे पास। चलें, उसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, लेकिन इसके टाइप्स जो है वो मैं नोट्स में बयान करता जाऊंगा। चलें, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। दो टाइप्स हैं कोलिजन के, एक इलास्टिक है, एक इन इलास्टिक है। आगे चल के बताऊंगा कि हमारा जो मेजर कंसर्न होगा वो इलास्टिक कोलिजन के साथ होगा। तो जब आप वर्ड इलास्टिक कोलिजन सुनेंगे तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन मतलब होता है ऐसा टकराना जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी लॉस ना हो। अगर भाई काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी की चेंज क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर। जब कोई भी चीज कांस्टेंट होती है तो उसमें कोई चेंज नहीं आती। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी चेंज किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। और अगर हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन होगी तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, फिर वो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो है वो लॉस हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, लेकिन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो सकती। दो किस्म की कोलिजन पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर, एक परफेक्टली इलास्टिक होगी, एक परफेक्टली इन इलास्टिक होगी। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, कोलिजन ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर साइड से इसको समझा देता हूँ कि भाई इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है अगर हम कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात कर रहे हैं। चलें, तो देखिए मेरे पास कोई भी एक बॉल है, ये मेरे पास एक बॉल है, इस बॉल को मैं सर्टेन हाइट से फेंकूंगा। ठीक है, मैंने इस बॉल को इस हाइट से रिलीज किया और ये बॉल नीचे की तरफ आ रहा है और बॉल ने ग्राउंड के साथ क्या किया, हिट किया। इस बॉल ने ग्राउंड के साथ हिट किया। अब जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आ गया होगा तो इसने कोई हाइट कवर होगी, दैट इज एच। ठीक है, और जब वो टकराने के बाद क्या हो जाए, रीबाउंड्स आ जाए, और रीबाउंड्स ऐसे आ जाए कि वो सेम हाइट पर वापस लौटे, वो सेम हाइट पर क्या लौटे, वापस लौटे। अब वापस लौटने में उसने जो हाइट कवर की, लेट सपोज वो एच प्राइम है, लेकिन दोनों सेम हाइट है, तो मैं कह सकता हूं कि एच इज इक्वल टू एच प्राइम। जो एच है वो एच प्राइम के बराबर है। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि हमने जिस पॉइंट से उन ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था
जिस बॉल को थ्रो किया था वो सेम हाइट पर वापस पहुंचा। अगर वो सेम हाइट पर वापस नहीं पहुंचता मतलब एनर्जी लॉस हुई है। अगर वो सेम पॉइंट पर वापस हो गया तो इसका क्या मतलब है कि एनर्जी लॉस नहीं हुई हमारे पास। तो ऐसे हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। भाई आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराते हैं तो वो भी कोलिजन क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद हम बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जैसे वहां पर काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हुई थी तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। तो इन इलास्टिक और परफेक्ट इलास्टिक के, परफेक्ट इन इलास्टिक में क्या फर्क है कि परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में 100% जो है वो काइनेटिक एनर्जी लॉस कर जाएगी, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं करेगी। जैसे आप ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं कि मैंने किसी पत्थर को जो है सर्टेन हाइट से गिराया और मैंने किस पर गिराया, सैंड पर, रेत पर जाके गिरा। तो ये जो स्टोन है ये ऊपर की तरफ वापस नहीं लौटेगा। तो इसका क्या मतलब है कि स्टोन ने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी है, लॉस कर दी। तो ये बड़ी सिंपल सी फॉर्मेशन है इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन की। डेफिनेशन के हिसाब से आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी कोलिजन के अंदर चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, दो चीजें हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। दो चीजें हमेशा क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। और वो कौन सी होती है, टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम। टोटल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होंगे उनको भी हम ऐड कर देंगे। और मोमेंटम क्या है ये मैं आपको पहले मतलब प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो कोई भी किसी किस्म की कोलिजन क्यों ना हो, याद रखिएगा टोटल एनर्जी और मोमेंटम हमेशा क्या रहती है, ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड इन एवरी टाइप ऑफ कोलिजन, हर टाइप ऑफ कोलिजन में। ठीक है। उसके बाद जो हमारा डिस्कशन होगा आज, वो डिस्कशन है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है। तो मतलब हम इलास्टिक कोलिजन को पढ़ेंगे, लेकिन इलास्टिक कोलिजन को किस में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वन डायमेंशन के अंदर। मैं मैथमेटिकल इक्वेशन जो है ना वो ड्राइव नहीं कर सकता, क्योंकि ये एमडी केट और ई केट की प्रिपरेशन के लिए तो मैं आपको इक्वेशंस बताता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा इस चीजों के हिसाब से। तो हमारे पास है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है। याद रखिएगा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। हम क्या कहते हैं उनको, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है। अब हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या है, या वन डायमेंशन का, वन डायमेंशन का मतलब है वन डायरेक्शन। ठीक है। यानी कि वो जो बॉल्स मूव करेंगे टकराने से पहले या टकराने के बाद वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाने चाहिए, वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। और कोलिजन क्या होगी, इलास्टिक। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड, और बदले में मोमेंटम भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो दोनों कंजर्व रहेंगे। यहाँ पर हम कोई भी दो बॉल्स लेंगे, इनकी कंडीशंस में याद कीजिएगा, जब हम दो बॉल्स लेंगे तो दो बॉल्स की कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि दोज टू बॉल्स मस्ट बी स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए। उसके बाद हार्ड भी होने चाहिए, सख्त भी होने चाहिए, और नॉन रोटेटिंग होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नॉन रोटेटिंग होने चाहिए। ठीक है। तो ये अच्छा नॉन रोटेटिंग होंगे मतलब क्या कि जैसे ये एक बॉल है और हमारे पास ये एक बॉल है, जब हम इस बॉल को जो है ना हिट करेंगे तो ये रोटेट करेगा, लेकिन इतने ज्यादा फोर्स हिट करेंगे इसको रोटेशन का टाइम ना मिले, तो इसका जो हेड वाला पार्ट है इसके हेड वाले पार्ट के साथ टकराए। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन, कि हेड वाला पार्ट हेड वाले पार्ट के साथ ही टकराए। ये एमसीक्यूज पॉइंट यहाँ आपको समझा रहा हूँ कि जब इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में होती है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, मस्ट बी स्मूथ, मस्ट बी हार्ड, मस्ट बी नॉन रोटेटिंग। और इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन को हम क्या कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। चल, तो हम ये चीजें अज्यूम करके चलेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक बॉल का मास m1 है, दूसरे बॉल का मास m2 है। दोनों कैसे जा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है विद स्पीड v1, ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा विद स्पीड v2। मैंने पहले बता दिया था वन डायमेंशन का क्या मतलब है, स्पीड को एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, यानी वेलोसिटी होनी चाहिए एक ही सिंगल डायरेक्शन में। तो ये रहा v1, ये रहा v2 हमारे पास। अब ये दोनों टकराएंगे तो दोनों टकराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पीछे वाले की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आगे वाले से। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ v1 इज ग्रेटर देन v2। भाई जो v1 है वो v2 से ज्यादा होना चाहिए, तो बदले में v1 जो है वो किसके साथ टकराएगा, v2 के साथ टकराएगा। तो अब बदले में हुआ क्या, बदले में ये हुआ कि दोनों के मासेस तो सेम रहेंगे m1 और m2, लेकिन दोनों की वेलोसिटीज क्या हो गई, चेंज हो गई। ये v1 किस में चेंज हो गई, v1 प्राइम में, और v2 किस में चेंज हो गई, v2 प्राइम। ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का। भाई रिलेटिव वेलोसिटी आप पढ़ चुके हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी में जब दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, रिलेटिव वेलोसिटीज में जब दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होती है। उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, माइनस। मतलब ये भी एक बॉल है, ये भी एक बॉल है, इसकी जो स्पीड है वो v1 है और इसकी स्पीड v2 है। अब अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, v1 माइनस v2 रखूंगा। अगर सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो प्लस।
ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी क्या थी v1, इसकी वेलोसिटी v2, सेम डायरेक्शन में थी तो मैंने यहाँ पर लिखा है v1 माइनस v2। और पीछे वाला बॉल आगे वाले बैले को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोचिंग लिख दी है। ये v1 माइनस v2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग। अच्छा, टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद अगेन मुझे सेपरेशन चाहिए। सेपरेशन इसकी कैसे होगी भाई, जब ये बॉल इस बॉल के साथ टकराएगा तो आगे वाले की रफ्तार बढ़ जाएगी, तो मैं पहले बड़ा नंबर लिखूंगा वो चीज v2 प्राइम, उसके बाद मैं छोटा नंबर लिखूंगा माइनस v1 प्राइम। तो यहाँ पर भी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी माइनस ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले बड़ा नंबर लिखा है उसके बाद हमने छोटा सा नंबर लिखा। ठीक है, अब ये किसको शो करेगा, सेपरेशन को शो करेगा। अब यहाँ पर सेपरेशन का मतलब नेगेटिव साइन से भी हम देते हैं, जो आपके बुक में गिवन है कि उसने क्या किया है, उसने इन दोनों टर्म में से जो है ना वो माइनस को कॉमन निकाला है। ये देख लें, माइनस को कॉमन निकाला तो v1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव v1 प्राइम, और v2 प्राइम पहले पॉजिटिव था तो अब क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमें इन चीजों में याद रखना है। तो ये जो नेगेटिव आपको नजर आ रहा है ना, ये नेगेटिव किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, टकराने के बाद की फॉर्मेशन हमारे पास जो बनेगी। तो ये दो हैं, एक होगा अप्रोचिंग, एक क्या होगा हमारे पास, सेपरेशन, एक दूसरे से दूर जाने की कंडीशन में। तो हम नेगेटिव साइन इसी वजह से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आई होप कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, सेम डायरेक्शन में जाए तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो प्लस हमारे पास। चलें नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद इसकी टकराने के बाद दो वेलोसिटीज होंगी। ठीक है, जब वो दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो टकराने के बाद उनकी जो है ना वेलोसिटी हो जाती है, और वो वेलोसिटी हमारे पास थी v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। उसकी इक्वेशन मैंने डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दी, आपने याद करनी है कि v1 प्राइम किसके बराबर होता है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। और जो v2 प्राइम है वो किसके बराबर होता है, 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 और प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। तो ये आपने इक्वेशन याद करनी है टकराने के बाद वाली वेलोसिटीज के हिसाब से। चलें उसके बाद हम केसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके फंडामेंटल हमारे पास केसेस क्या बन सकते हैं। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट देता जाऊंगा इनके केसेस का, ताकि आपके लिए ये चीज क्लियर हो जाएगी। इसका प्रूफ वगैरह नहीं देखेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। हमें कहा गया कि दो बॉडीज जो हैं वो ट्रेवल कर रही हैं विद सर्टेन वेलोसिटी ये। ठीक है, इस बॉडी का जो मास था वो m1 के बराबर है, इस बॉडी का जो मास था वो m2 के बराबर है। ये जा रहा था विद v1 वेलोसिटी, ये जा रहा था विद v2 वेलोसिटी। हमने पीछे वाले की स्पीड बढ़ा दी तो आगे वाले बॉल के साथ टकरा गया, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि m1 और m2 आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, दोनों को हमने किसके बराबर कर दिया, एक दूसरे के बराबर कर दिया। तो अब टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। कैसे, यानी कि अब उनकी वेलोसिटी क्या होगी टकराने के बाद, कि भाई ए वाले की v1 प्राइम थी तो v1 प्राइम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, v2 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी b वाले में कन्वर्ट हो जाएगी। और b वाले की जो v2 प्राइम थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, v1 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कंडीशन याद कीजिएगा। इफ मासेस आर सेम, इफ मासेस आर सेम m1 इज इक्वल टू m2, और ये m के बराबर है, मतलब कोई भी एक जनरल टर्म है, तो वेलोसिटीज क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। इंटरचेंज होने का क्या मतलब है कि एक की वेलोसिटी दूसरे में और दूसरे वाले की पहले वाले में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये याद रखिएगा, जब मासेस सेम हो, ठीक है, आगे चल के एमसीक्यूज करेंगे तो वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, इनकी इंटरचेंज हो जाएंगी। चलें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास केस क्या है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास केस ये है। ये भी बड़ा सिंपल सा केस है, पहले वाले के साथ रिलेटेड ये समझा चुका हूँ। इसमें क्या कहता है कि दोनों के मासेस सेम है, चलें ठीक है, लेकिन जो दूसरी बॉडी है ना वो रेस्ट में है, यानी उसकी स्पीड 0 है। ठीक है, जो ए थी जो वो m1 वाली, वो तो किसी न किसी सर्टेन स्पीड के साथ जा रही थी। ठीक है, विच इज v1, लेकिन v2 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो v2 0 का क्या मतलब है कि वो किस में है, रेस्ट में। तो मास से सेम तो वेलोसिटीज क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, करेक्ट वन। तो v1 की वैल्यू v2 वाली हो जाएगी और v2 की वैल्यू क्या है, 0। तो v1 प्राइम क्या हो गया, 0, और v2 की वैल्यू किसको मिल जाएगी, v1 को मिल जाएगी। तो v2 प्राइम इज इक्वल टू v1, यानी कि अगर मासेस को हम सेम रखेंगे, इफ मासेस आर सेम, तो बदले में क्या हो जाएगा, वेलोसिटीज की इंटरचेंजिंग होने वाली। और यहाँ पर देखिए इंटरचेंजिंग दी हुई है हमारे पास। चलें तो नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है। नेक्स्ट पास हमारे पास थर्ड केस। थर्ड केस भी बड़ा सिंपल है। थर्ड केस क्या कहता है कि m1 इज लेस देन m2। भाई जो m1 है ना वो बहुत कम है m2 से। ठीक है, ऐसे समझ लें कि m2 की जो वैल्यू है वो 100 kg है, सही है, 100 kg। लेकिन m1 किसके बराबर है, m1 बराबर है 10 ग्राम के, है ना। मतलब इसका जो मास है ए वाले का वो बहुत कम है बिस्पत बी वाले के कंपैरिजन में। तो m1 को हमने अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर। क्योंकि मासेस को जब हम कंपेयर करेंगे ना m1 को m2 के साथ, तो m2 का मास बहुत ज्यादा है, तो m1 उसके कंपैरिजन में ना होने के काबिल है, तो मैं इसको 0 के बराबर कर दूंगा। लेकिन v2 अगेन किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक है, यानी को पिछला जो ऑब्जेक्ट b है
वो इनिशियली रेस्ट में ही है। तो टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद जो V2 है वो तो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगी, लेकिन जिस स्पीड से M1 जाएगा उसी स्पीड से वापस लौटेगा, यानी कि V1 प्राइम किसके बराबर आ जाएगी, उसके सेम स्पीड के बराबर आ जाएगी। लेकिन नेगेटिव साइन दे देंगे, और नेगेटिव किसको शो करेगा, रिवर्स इस डायरेक्शन के, वो अपना डायरेक्शन क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा इस चीज में। इसका एग्जांपल मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूँ, समझने के लिए, ऐसा कुछ होता नहीं है कि वो हमारे पास होता है ना, बॉल को जब हम दीवार पर लगाते हैं तो क्या दीवार में कोई चेंजिंग आती है, नहीं, करेक्ट वन, लेकिन बॉल को जिस स्पीड से फेंकते हैं उसी स्पीड से वापस लौटता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे ऑब्जेक्ट की, और चौथा केस। चौथा केस हमारे पास क्या है कि भाई अब आपने जो है ना M1 को बहुत ज्यादा कर देना है M2 के करीब, यानी M2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाएगी, और उसको हम इनिशियली किस में रख रहे हैं, रेस्ट में रख रहे हैं। तो M1 का मास बहुत ज्यादा है, वो सर्टेन वेलोसिटी V1 के साथ मूव कर रहा है। इसका एग्जांपल ऐसे है कि बॉल आपके सामने पड़ा हो और आप क्या करें, उसको बैट के साथ हिट करें। तो बैट जब बॉल को हिट करेगी तो बैट रुकेगी नहीं, है ना, बैट सर्टेन उसी स्पीड के साथ क्या करती जाएगी, चलती जाएगी। बैट जो है वो उसी स्पीड के साथ चलती जाएगी, यानी V1 प्राइम इज इक्वल टू V1, लेकिन बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, उसके कंपैरिजन में डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर 2V1 पुट कर देंगे। तो टकराने के बाद वाले केसेस हमारे पास ये, आप इसको ऐसे समझ लें, या आप इक्वेशंस में भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इस चीज में। चलें, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, और नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, हम एमसीक्यूज की तरफ मूवमेंट करके चलते हैं। चलें देख लें, अब एमसीक्यूज की तरफ हम चलते हैं ताकि आपके लिए ये चीज क्लियर हो जाए। कह रहा है कि पहला एमसीक्यूज है कि इफ M1 इज इक्वल टू M2 व्हिच इज इक्वल टू 2 kg, दोनों 2 kg के बराबर है, और V1 किसके बराबर है, 6 मीटर पर सेकंड, और V2 किसके बराबर है, -8 मीटर पर सेकंड। बेटा मैंने V1 प्राइम और V2 प्राइम की इक्वेशन लिख दी है, लेकिन इक्वेशन को यूज ना करें, डायरेक्ट पुट करें। देखिए मास सेम है तो वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज, करेक्ट वन। तो पहले वाले की क्या हो जाएगी, -8, और बाद वाले की क्या हो जाएगी, 6। तो ऑप्शन देख लें, -8 और 6, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट क्लियर, बड़ा सिंपल था, यही समझना है आपने। चलें, उसके बाद हम इस चीज की बात कर लेते हैं दूसरे एमसीक्यूज में। देखें, कह रहा है कि M1 की वैल्यू 70 ग्राम है और M2 की वैल्यू 140 ग्राम है। V1 स्पीड 9 मीटर पर सेकंड है, V2 की स्पीड 0 है, तो V1 प्राइम या V2 प्राइम यूज करें। देखिए आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं ये सारी चीजें, लेकिन इसको मैं और मजीद जो है ना वो सिंपलीफाई करता हूँ। देखें यहाँ पर V2 की वैल्यू मैंने कितनी दी है क्वेश्चन में, 0, तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनको आप खत्म कर दें। बाकी जो इक्वेशन बची है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर देखें अरेंजमेंट कैसे बन रही है। अगर मुझे V1 प्राइम चाहिए तो V1 प्राइम किसके बराबर है, इक्वेशन में देखें M1 माइनस M2। M1 की वैल्यू क्या है, 70, तो 70 माइनस M2 की वैल्यू क्या है, 140, ठीक है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 है, तो 70 प्लस 140, और अगर हम इसको स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसकी स्पीड कितनी है, V1, V1 कितनी गिवन है हमारे पास, 9, करेक्ट वन। अब 70 माइनस 140 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -70, चलें ये भी करेक्ट है, और 70 प्लस 140 करेंगे तब कितना आएगा, ये आ जाएगा 210। अगर मैं सही हूं तो 210 आना चाहिए, तो ये 0 0 में खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9, और जो है वो, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो 3 की टेबल लगा दें, इस पर कितने मरतबा जाएगी, 7 टाइम्स जाएगी, और इस पर कितने मरतबा जाएगी, 3 टाइम्स जाएगी, ठीक है, और 7 7 में कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब क्या आएगा, -3 मीटर पर सेकंड। मतलब बाद वाला टर्म खत्म कर लें और पहले वाला टर्म बचेगा। अब V2 प्राइम की वैल्यू भी ऐसे निकालेंगे, देखें 2M1 है, M1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 70, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, तो कितना हो जाएगा, 70 प्लस 140, तो 210 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय स्पीड विच इज 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 70 कितना हो जाएगा, 140, यहाँ पर मैं 140 लिख लेता हूँ। चलें ये 140 नहीं है, बल्कि ये 140 है, मैं इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पर ये पहले 140, ये कितना हो जाएगा, 210 मल्टीप्लाई बाय 9। अब देखें ये 0 इसमें खत्म, 0 खत्म, 7 की टेबल इस पर कितने मरतबा जाएगी, 3 टाइम्स, और इस पर कितने मरतबा जाएगी, 2 टाइम्स, 3 की टेबल इस पर 1 मरतबा, इस पर 3 मरतबा। अब 3 को 2 के साथ रब करेंगे तो 6 इसका जवाब आ जाएगा, तो -3 और 6 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ये रहा रेड कलर से, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर, तो आप V2 को 0 पुट कर दें तो आपके लिए मोर सिंपलीफाई बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि इसका लास्ट एमसीक्यूज अब होगा यहाँ पर, हाँ ये तीसरा एमसीक्यूज था। तीसरा एमसीक्यूज कुछ यूं था कि हमारे पास कोई भी एक गिवन बॉक्स था, ये हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक गैस पार्टिकल है, ठीक है, वो गैस पार्टिकल जा रहा है और किसी सर्टेन स्पीड के साथ जा रहा है V, उस गैस पार्टिकल का मास क्या है M, टकराने के बाद वो क्या हुआ, रीबाउंस हुआ, वापस लौटा, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया डेल्टा P, चेंज ऑफ मोमेंटम। देखें चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इज इट करेक्ट।
चलें, अब जिस मोमेंटम के साथ गया था तो मोमेंटम क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगी, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगी mv। कोलिजन क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, तो वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो टकराने के बाद इसकी जो फाइनल मोमेंटम होगी वो भी कितनी होगी, mv, लेकिन माइनस है, क्यों, क्योंकि टकराने के बाद वो अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा। तो अगर चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करनी है तो पुट करें माइनस mv एंड माइनस mv, क्योंकि माइनस ये तो कांस्टेंट है, तो माइनस एम बी कितना हो जाएगा, -2 mv। बच्चे कहते हैं वो जीरो होता है, लेकिन नहीं, ये बच्चों का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहूँ, वो -2 mv होता है। याद रखिएगा, थर्मोडायनामिक्स में ऐसी कोई इक्वेशन होती है प्रेशर के साथ रिलेटेड, तो हम वहां से ये इक्वेशन पुट कर देते। इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। जो है मुझे आज भी एक लेक्चर अपलोड करना है मोमेंटम और एनर्जी के साथ रिलेटेड, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है फिर वो कल इंशाल्लाह प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू जाएं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।